कहते हैं जब वो पढ़ाने निकलती थीं उन पर गोबर और पत्थर फेंके जाते थे, निंदा की जाती थी, गालियां मिलती थीं। सावित्री अपने झोले में एक साड़ी रखकर चलती थीं, गोबर कीचड़ से गंदी हुई साड़ी बदलती थीं और फिर स्कूल में पढ़ाया करती थीं। कहा तो ये भी जाता है कि फातिमा सावित्रीबाई से पहले लड़कियों को पढ़ा रही थीं, पहली शिक्षिका थीं वो। और औरतों की दशा वही मनुस्मृति वाली, मूर्ख हैं, चंचल हैं, पापिनी हैं, किसी भी जाति की सभी महिलाओं को आज़ाद होने का हक नहीं है, नहीं उन्हें शिक्षित करना चाहिए। सावित्रीबाई ने शिक्षा हासिल करके और लड़कियों को पढ़ाकर मानो इस ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को खुली चुनौती दे दी। औरत की जिंदगी सिर्फ डोमेस्टिक लेबर करते रहना नहीं है, उसकी एक सामाजिक उपयोगिता है। ठीक इसी तरह पंडिता रमाबाई पर जब पुणे में लड़कियों को पढ़ाने को लेकर लोकमान्य तिलक और उनका गुट हमला कर रहा था, तब पुणे की प्रखर महिलाएं उनके पक्ष में लिख बोल रही थीं, पंडिता रमाबाई के साथ खड़ी थीं। इस स्कूल में अंग्रेजी पर भी विशेष जोर था। ज्योतिबा मानते थे कि अंग्रेजी सीखकर दलित वर्ण व्यवस्था को सीधा लांघ जाएगा, क्योंकि इस भाषा के जरिए उसके सामने ज्ञान की एक बड़ी दुनिया खुल जाएगी। सिर्फ एजुकेटर नहीं, सावित्रीबाई अपने समय में एक समाज सुधारक थीं। उन्होंने स्त्रियों को संगठित करने का भी प्रयास किया और महिला मंडल का गठन किया, अपनी तरह का पहला भारत में। नमस्कार, स्वागत है TCH पर मेरे शो में एक बार फिर से आप सबका। लोग दुनिया में क्रांतियां करते हैं और घर भूल जाते हैं। कुछ क्रांतिकारी तो दुनिया की हर औरत की मुक्ति चाहते हैं, बस अपनी पत्नी के साथ उनका सब्र चुक जाता है, उसके लिए वक्त खत्म हो जाता है, बस अपनी ही पत्नी की आज़ादी का ख्याल उनके जहन में नहीं आता। वो दुनिया को बदलने निकलते हैं तो पत्नियों को भुलाकर, त्याग कर। लेकिन हम जिनकी बात कर रहे हैं आज, उन्होंने पत्नी को जीवन साथी समझा, हम सफ़र, हम राज और हम कदम बनाया। महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी साथी, बंधु, सखा सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई जिन्होंने स्त्री शिक्षा की अलख जगाई। उस समय जब लड़कियों की शादी उनकी प्यूबर्टी एज आने से पहले कर दी जाती थी और आम लड़कियों की शिक्षा के बारे में तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ऐसे में सावित्रीबाई ने मांग महार जातियों में शिक्षा के लिए कोशिशें की और तमाम कष्ट उठाए। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में हुआ और 9 वर्ष की उम्र में ही 1840 में 13 साल के ज्योतिबा फुले से उनकी शादी हो गई। फुले दंपति माली कम्युनिटी से थे और ये विवाह इसलिए अनोखा था कि सावित्री को एक स्वामी नहीं मिला था, एक साथी, एक शिक्षक मिला था। ज्योतिबा फुले लड़कियों की शिक्षा को बेहद अहम मानते थे, उनके लिए स्कूल खोलना चाहते थे, लेकिन समस्या ये थी कि लोग एक पुरुष शिक्षक के पास अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए कैसे भेजते। ज्योतिबा ने सावित्री को ही शिक्षित किया ताकि वो और लड़कियों को पढ़ा सके और जनवरी 1848 को पुणे में खुला लड़कियों का पहला स्कूल और सावित्रीबाई बनी उसकी शिक्षिका। उस समय सावित्री की उम्र 17 साल हो चुकी थी। स्त्री शिक्षा के लिए देसी लोग कोशिश करें, इसके लिए ये कोई आसान समय नहीं था। कुछ इलीट परिवारों के जनाना में अंग्रेज मिशनरी महिलाएं जरूर शिक्षा दिया करती थीं, लेकिन कोई भारतीय प्रयास इसके लिए पहली बार हुआ था। और ये प्रयास हुआ था ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, सगुणाबाई और फातिमा शेख की कोशिशों से। आगे बताऊंगी आपको कि फातिमा शेख कौन, लेकिन ज़रा समझिए उस वक्त को सबसे पहले कि जब ये लोग स्त्री शिक्षा के पक्ष में और जाति प्रथा के खिलाफ लिख बोल रहे थे, काम कर रहे थे। पुणे जहाँ फुले रह रहे थे, फुले दंपति रह रहे थे, उस समय भारत में एक डार्क एज में था। पेशवाई असल में ब्राह्मणों का एक तरह का निरंकुश शासन था और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय एक भ्रष्ट, अक्षम और अय्याश आदमी था। अंग्रेजों ने तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में 1818 में उसे गद्दी से हटाया और फिर कभी पुणे न लौटने की चेतावनी देकर सतारा भेज दिया। पेशवा तो गया, लेकिन उसके शासनकाल में जो सभी रिग्रेसिव सामाजिक रीति रिवाज चल रहे थे वो अभी भी थे। किसानों पर अत्याचार तो थे ही, अछूतों की स्थितियां जानवरों से भी बदतर थीं। आपने भी सुना होगा कि अछूतों को गले में मिट्टी का बर्तन लटकाने को कहा जाता था ताकि गलती से भी उनके मुंह का थूक उन रास्तों पर न गिर जाए जिन पर ब्राह्मण चलते थे और वो रास्ते अब अपवित्र न हो जाएं। उन रास्तों को साफ रखने के लिए उन्हें एक झाड़ू भी लटकाकर चलना होता था ताकि उनके पद चिन्हों पे भी ब्राह्मणों के कदम न पड़ जाएं। ब्राह्मणों को अपनी परछाई से बचाना भी उन्हीं का काम था।
और औरतों की दशा वही मनुस्मृति वाली, मूर्ख हैं, चंचल हैं, पापिनी हैं, किसी भी जाति की सभी महिलाओं को आज़ाद होने का हक नहीं है, नहीं उन्हें शिक्षित करना चाहिए। सावित्री बाई ने शिक्षा हासिल करके और लड़कियों को पढ़ाकर मानो इस ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को खुली चुनौती दे दी, न सिर्फ अपने काम से बल्कि अपने विचारों से भी। आपको सावित्री बाई की कई कविताएं मिल जाएंगी जिनमें वो लड़कियों से कह रही हैं कि खेल कूद और घर के कामों को छोड़ो, पहले शिक्षा ग्रहण करो। मुझसे पूछें तो सावित्री बाई और उनके बाद आने वाली जो स्त्री समाज सुधारक थीं, उनका सबसे बड़ा योगदान क्या था? उनका सबसे बड़ा योगदान था औरत को उन्होंने एक घरेलू छवि से बाहर निकाला, उसकी कैद से आज़ाद किया। औरत की ज़िंदगी सिर्फ डोमेस्टिक लेबर करते रहना नहीं है, उसकी एक सामाजिक उपयोगिता है। शादी हो तो घर बार में खुद को स्वाहा कर दे और विधवा हो जाए तो परिवारजनों के लिए मुफ्त की लेबरर बन जाए या पुरुषों की हवस का आसान शिकार बन जाए। ऐसी वेस्टेड जिंदगियों से जिस तरह से सावित्री बाई फुले लड़कियों को बचाना चाहती थीं, उसी तरह आगे चलकर पंडिता रमाबाई ने भी प्रयास किए। रमाबाई ने हिंदू बाल विधवाओं के लिए शारदा सदन खोला और बाद में इसे मुक्ति मिशन बनाकर सभी डिप्रेस्ड क्लास की लड़कियों को शिक्षित बनाने की कोशिश की, अपने पैरों पे खड़ा करने का महत्वपूर्ण काम किया। 19वीं सदी में पुणे में समाज सुधार का जो माहौल था, उसकी सबसे खास बात जानते हैं? उसकी सबसे खास बात है सिस्टरहुड। समाज सुधार के इलाके में जो भी मुखर औरतें थीं, सब एक दूसरे के साथ खड़ी थीं। ज्योतिबा फुले के पीए गोविंद गणपत काले लिखते हैं कि पंडिता रमाबाई 2-3 बार सावित्री बाई से मिलने आई थीं। पंडिता रमाबाई ने जब इंग्लैंड जाकर 24 की उम्र में ईसाई धर्म अपना लिया था तो पुणे में उनके खिलाफ बातें हो रही थीं। इस समय सिर्फ ज्योतिबा फुले पंडिता रमाबाई के पक्ष में लिख रहे थे। ठीक इसी तरह पंडिता रमाबाई पर जब पुणे में लड़कियों को पढ़ाने को लेकर लोकमान्य तिलक और उनका गुट हमला कर रहा था, तब पुणे की प्रखर महिलाएं उनके पक्ष में लिख बोल रही थीं, पंडिता रमाबाई के साथ खड़ी थीं। ये बहनापा, ये सिस्टरहुड बेहद ख़ास था, जो आज भी ज़रूरी है हर उस औरत के लिए जो अपनी बहनों, अपनी सखियों के लिए काम करना चाहती हैं। इसी तरह सावित्री बाई ने अपने समय में तमाम डिप्रेस्ड औरतों के लिए अपने हाथ बढ़ाए, उनकी तरफ अपनी दोस्ती, अपनी मित्रता बढ़ाई और उनकी मदद के लिए वो हमेशा चिंतित रहीं। लेकिन इस बहनापे में हमें फातिमा शेख और सगुना बाई को नहीं भूलना चाहिए। सुनिए, ये तथ्य बड़ा मज़ेदार है। हुआ ये कि जब फुले दंपति ने 1848 से 1851 के बीच लड़कियों के लिए 3 स्कूल खोल डाले, जो मशहूर भी हो गए, तो सबसे पहला विरोध कहाँ से आया? उनके अपने घर से आया। ज्योतिबा के पिता, जिनके घर में फुले दंपति रहते थे, उन्हें लगा कि ये लोग तो पाप कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध काम कर रहे हैं। मतलब लड़का बहू को तो पढ़ा ही रहा है, उससे और लड़कियों को भी पढ़वा रहा है। तो ये तो शास्त्र में अनुमति नहीं है इस चीज़ की। ब्राह्मण वर्ग से ये दुश्मनी मोल ले रहे हैं। और जैसे कि हर जाति, हर क्लास, हर दुनिया के कोने में बाप लोग जो हुआ करते थे, वो ऐसे ही कहा करते थे, नहीं मानेगा तो निकल जा मेरे घर से। ऐसे ही ज्योतिबा के पिता ने भी कहा कि तुम मेरे घर से चले जाओ। फुले दंपति को उस्मान शेख के यहाँ सहारा लेना पड़ा। इन्हीं उस्मान शेख की छोटी बहन थी फातिमा शेख। फातिमा ज्योतिबा की विद्यार्थी भी थीं और उन्हें भारत की पहली मुस्लिम टीचर भी कहा जाता है। आगरा के अकाल के दौरान उस्मान और फातिमा का परिवार मालेगांव शिफ्ट हुआ था और उनके साथ के और कई जुलाहा परिवार भी। माँ पिता की मौत के बाद दोनों भाई बहन को मालेगांव से भी निकलना पड़ा और ये आ बसे पुणे के गंजपेट में। मुंशी गफ्फार बेग ने इन दोनों के लिए पिता की भूमिका निभाई। फातिमा अपने घर में न सिर्फ लड़कियों को कढ़ाई बुनाई सिखाती थीं, बल्कि उन्हें पढ़ाया भी करती थीं। तो दर बदर होने के बाद सावित्री और फातिमा की मुलाकात हुई। उसके बाद शुरू हुआ स्त्री शिक्षा की राह का एक साझा सफ़र। सत्यशोधक समाज को चलाने में, शिक्षा की अलग जगह रखने में फातिमा शेख और सगुना के योगदान की चर्चा खुद सावित्री बाई ज्योतिबा को लिखे अपने पत्रों में किया करती थीं। कहा तो ये भी जाता है कि फातिमा सावित्री बाई से पहले लड़कियों को पढ़ा रही थीं, पहली शिक्षिका थीं वो। लेकिन मुझे लगता है कि पहले कौन, इसका फैसला करने से ज़्यादा ज़रूरी है उस काम को इतिहास में दर्ज करना, उसके महत्व को समझना जो ये स्त्रियां मिलकर कर रही थीं। और हाँ, अगर पहले कौन ही जानना है तो मुझे कहना पड़ेगा कि पहले कौन हम आज की आधुनिक औरतें, जिनके लिए हमारी ये पुरखा औरतें संघर्ष कर रही थीं। उन संघर्षों को हमारे लिए साफ सुरक्षित रास्ता बनाने के लिए ही किया गया। इस वक्त के लिए उन्होंने सपने देखे और साहस किया, तो पहले हम। तमाम तनाव झेल कर भी इस क्रांति युगल की हिम्मत नहीं टूटी।
ये साहस कैसा अदम्य था, ये सावित्रीबाई के ज्योतिबा को लिखे पत्रों में देखा जा सकता है। एक पत्र में सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले को लिखती हैं कि इस विषय में पढ़कर आप समझ गए होंगे कि जिस तरह से पूना में हमारे विरोध में दुष्प्रचार करने वाले, जहर फैलाने वाले, निंदक, लोगों को भड़काकर झगड़ा करवाने वाले भारी संख्या में सक्रिय हैं, ठीक उसी तरह यहाँ सतारा में भी इसी तरह के लोग हमारे विरुद्ध सक्रिय हैं। लेकिन उन दुष्ट लोगों से भयभीत होकर हम अपने लक्ष्य से नहीं डिगेंगे। अपने हाथ में लिया शिक्षा का कार्य, महार मांग स्त्रियों को पढ़ाने का काम हम हरगिज नहीं छोड़ेंगे। हमारे जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल लोगों को शिक्षित करने में जाएगा और हर समय उनकी भलाई करने और उनके स्वाभिमान को बनाने में देना होगा। हमें विश्वास है हम सफल ज़रूर होंगे। भविष्य में किए कार्यों का समय मूल्यांकन ज़रूर करेगा। इससे अधिक और क्या लिखूं। वो औरतें जो उस वक्त कर रही थीं वो आसान नहीं था। विरोध हर तरफ से हो रहा था। तो इन अब्यूज़र्स से कैसे निपटती थी सावित्रीबाई? कहते हैं जब वो पढ़ाने निकलती थीं उन पर गोबर और पत्थर फेंके जाते थे, निंदा की जाती थी, गालियाँ मिलती थीं। सावित्री अपने झोले में एक साड़ी रखकर चलती थीं, गोबर कीचड़ से गंदी हुई साड़ी बदलती थीं और फिर स्कूल में पढ़ाया करती थीं। स्मैश ब्राह्मणिक पेट्रियार्की ये तभी हो सकता है जब औरतें न सिर्फ एजुकेशन ले बल्कि वो ऐसी एजुकेशन हो जो उन्हें तार्किक बनाए, लॉजिकल थिंकिंग सिखाए, एनालाइज करना सिखाए, समाज की आलोचना करना सिखाए। इसलिए भिड़ेवाड़ा के स्कूल के करिकुलम में मैथ्स, विज्ञान, सोशल स्टडीज़ के पारंपरिक पश्चिमी पाठ्यक्रम शामिल थे, यानी ये एक सेक्युलर एजुकेशन थी। नेचुरल है, शिक्षा का मतलब धार्मिक ग्रंथों से लिया जाता था और वहीं तक सीमित था। इसलिए भी वंचित तबके को कभी शिक्षा हासिल नहीं करने दी गई। और भिड़ेवाड़ा के स्कूल के विद्यार्थियों ने आलोचना सीखी भी, एनालाइज करना सीखा भी, क्रिटिकल थिंकिंग उनमें विकसित हुई। इसका सबूत है स्कूल की एक विद्यार्थी मुक्ताबाई। उसने एक निबंध लिखा, 11 साल की एक बच्ची थी। इसका निबंध था मांग महार्चा दुख विषयी, जो 1885 में प्रकाशित हुआ। स्कूल में मिली जो एजुकेशन थी उसने इस छात्रा की समझ को इतना विस्तार दिया, इतनी रोशनी थी, इस लायक बनाया कि वो अपनी और अपने समाज की स्थितियों की आलोचना कर सके। वो कहती है अपने निबंध में कि लड़की जिसे जानवर से भी कमतर समझा जाता है इस लायक हो गई है कि अपने लोगों की पीड़ा को समझ सकती है। मुक्ताबाई की बौद्धिक क्षमता का अंदाज़ा आप इस निबंध की इस पंक्ति से लगा सकते हैं कि अगर वेदों का संबंध ब्राह्मणों से है तब ये एक खुला रहस्य है कि हमारे हाथों में किताबें क्यों नहीं हैं। इसलिए स्कूल का जोर था सेक्युलर शिक्षा पर। इतना ही नहीं, इस स्कूल में अंग्रेजी पर भी विशेष जोर था। ज्योतिबा मानते थे कि अंग्रेजी सीखकर दलित वर्ण व्यवस्था को सीधा लांघ जाएगा, क्योंकि इस भाषा के जरिए उसके सामने ज्ञान की एक बड़ी दुनिया खुल जाएगी। अंग्रेजी जानने के बाद खुद सावित्रीबाई ने 1855 में टॉमसन क्लार्कसन की जीवनी को पढ़ा। इस जीवनी में उनके संघर्षों की दास्तान थी। बताया गया कि कैसे काले लोगों पर होने वाले जुल्मों की क्लार्कसन ने मुखालफत की थी। ये महत्वपूर्ण था कि सावित्रीबाई समझ रही थी कि कैसे भारत में भी दलित जातियों को दबाया जाता है। ब्लैक दासों और ब्लैक महिलाओं के संघर्ष के साथ सॉलिडेरिटी सिर्फ फुले दंपति ने तो महसूस की ही। 1970 के दशक में जब फिर से भारत में महिला एसोसिएशन बनने शुरू हो गए तो जाति और जेंडर के आधार पर महाराष्ट्र में समता सैनिक दल की स्थापना हुई। इस दल ने अपने घोषणा पत्र के अंत में डॉक्टर अंबेडकर को याद किया और लिखा कि हम कामना करते हैं कि अमेरिकी स्त्री आंदोलन की हर कार्यकर्ता को सफलता मिले और एंजेला डेविस और स्त्री अधिकार सेना की हमारी बहनों को भी। सिर्फ एजुकेटर नहीं, सावित्रीबाई अपने समय में एक समाज सुधारक थीं। उन्होंने स्त्रियों को संगठित करने का भी प्रयास किया और महिला मंडल का गठन किया, अपनी तरह का पहला भारत में। नैतिकता और नशाखोरी छोड़ने के बारे में भाषण दिया करती थी सावित्रीबाई। उन्होंने नाइयों से अनुरोध किया कि वो विधवाओं के बाल न काटें और नाइयों की हड़ताल भी करवाई। पुणे जो उस वक्त ब्राह्मणवाद का गढ़ था, वहाँ ऐसे क्रांतिकारी कामों को अंजाम देना खतरे से खाली नहीं था। 24 सितंबर 1873 को उन्होंने एक और महत्वपूर्ण शुरुआत की, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य ही था दलितों को ब्राह्मणवादी शोषण, पुरोहितों के जुल्मों से निजात दिलाना और उनमें एकजुटता और चेतना जागृत करना।
ब्राह्मण विधवाओं को जबरन अपने अपने शिशु की हत्या करनी पड़ती थी। उन्हें बच्चों को जन्म देने का एक सुरक्षित माहौल मिले, इसके लिए ज्योतिबा फुले ने एक और कोशिश की, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। वो जानते थे कि किस तरह से विधवा ब्राह्मण स्त्री जब गर्भवती हो जाती है तो उसे समाज की किस किस तरह के अत्याचार का, निंदा का, आलोचना का सामना करना पड़ता है और किस तरह से वो समाज में सबके लिए एक निंदा का पात्र बन जाती है। परिवार के भीतर ही कोई पुरुष रेप कर देता है और विधवाओं का गर्भवती हो जाना समाज की सच्चाई है। ताराबाई शिंदे ने 1882 में स्त्री पुरुष तुलना नाम का जो निबंध लिखा था, पितृसत्ता की आलोचना करते हुए, उसके पीछे भी एक ऐसी ही घटना थी। कूड़े के ढेर पर एक नवजात बच्चे का शव मिलने की खबर अखबार में छपी थी। ये देखकर एक पुलिस वाले ने मजिस्ट्रेट को सूचना दी कि कुछ दिन पहले उसने एक विधवा को यहाँ देखा था जो गर्भवती थी। जांच हुई तो पता चला कि वही विधवा थी और वो कसूरवार निकली। इस घटना से ताराबाई शिंदे भड़क उठी कि इस पेट्रियार्कल समाज ने औरतों की क्या हालत कर दी है कि उन्हें मजबूरी में ये करना पड़ रहा है। वह विधवा अपने आप तो गर्भवती हुई नहीं होगी, तो कौन होगा वो पुरुष जो जिम्मेदारी लेने आगे नहीं आया, जो इस घटना में बच गया और सजा सिर्फ विधवा को हुई? कौन है वो पुरुष जो अपने लिए तो मॉडर्न शिक्षा और विकास चाहते हैं लेकिन औरतों को पिछड़ा हुआ रखना चाहते हैं? इस बाल हत्या प्रतिबंधक गृह से फुले दंपत्ति की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। बड़ा ज़रूरी है ये सच जानना ताकि आप समझ पाएं कि किस तरह से सावित्रीबाई फुले एक बेहद क्रांतिकारी महिला थीं। सुनिए, इस गृह में एक बार एक प्रेग्नेंट ब्राह्मण महिला आई, विधवा स्त्री काशीबाई नाम की। सावित्रीबाई फुले ने काशीबाई के लिए दाई का, मिडवाइफ का काम किया, बच्चे की सुरक्षित डिलीवरी कराई। लेकिन जितना मुश्किल था समाज में एक विधवा का इस सच के साथ बाहर आना कि वो गर्भवती है, उतना ही मुश्किल था उस बच्चे को अपनाना भी। ये समझते हुए फुले दंपति ने इस बच्चे को अपना लिया। 12वें दिन उसका नामकरण किया गया यशवंत राव फुले। सावित्रीबाई ने यशवंत को पाला और यही फुले दंपति की एकमात्र जीवित संतान रहा। मैट्रिक पास होने पर यशवंत की शादी माली कम्युनिटी की लड़की राधा से की गई, लेकिन इस इंटरकास्ट शादी को खुद माली कम्युनिटी से भी बहुत आलोचना मिली। ब्राह्मणी का बेटा और माली की बेटी एक सक्रिय जीवन जीने और समाज को जाति और जेंडर का डिस्कोर्स सिखा जाने के बाद ज्योतिबा की मृत्यु हुई 1890 में। समाज की सेवा के प्रति सावित्रीबाई फुले का कमिटमेंट देखिए। 1897 में अपने अंत समय में भी सावित्रीबाई फुले अछूत बस्तियों में प्लेग पीड़ित लोगों की सेवा कर रही थीं। ज्योतिबा फुले ने अपनी विल में लिखा था कि यशवंत सत्यशोधक समाज के काम को आगे ले जाए, लेकिन दुखद है कि बहुत जल्द 1909 में ही यशवंत राव की भी मृत्यु हो गई। बुधवार पेट में ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले द्वारा खोला गया ये पहला स्कूल, इसका भवन हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, हमारी एक यादगार है। लेकिन बाजार के बीच ये स्कूल आज बेहद जर्जर अवस्था में है। मैं पिछले साल गई थी इसे देखने के लिए और दुख हुआ था ये देखकर कि सीढ़ियाँ तक उसमें चढ़ने के लिए ठीक से नहीं हैं। वो बोर्ड तो दिखाई देते हैं जिन पे कभी सावित्रीबाई फुले लिखा करती होंगी, लेकिन पूरी इमारत खंडहर हो चुकी है। एक बहुत पुरानी सी तस्वीर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की अभी भी दीवार पर लटक रही है और याद दिला रही है कि इस भवन को संरक्षित किया जाना चाहिए। घोषणा तो की गई है इस भवन को संरक्षित किए जाने की, लेकिन देखते हैं ये काम कब हो पाता है। इतिहास का ये अध्याय जिस तरह हमें गौरव और साहस से भरता है, उम्मीद है कि इस धरोहर से हमारी आने वाली पीढ़ियां भी रोशन ख्याल हो सकेंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए हमारे तमाम शो TCH पर। शुक्रिया।